जी, समाज से जुड़ा टॉपिक है, तो महिला और समाज इन दोनों में संबंध बनाएँगे। तो अगर महिला और समाज से ज संबंध बनाएँगे तो पहला हो जाता है महिलाओं से जुड़ी समस्या, क्योंकि समाज ही उनको समस्या में डालता है या समाज में समस्या है, तो पहला टॉपिक हो जाएगा कि महिलाओं से जुड़ी समस्या। दूसरा है भाई, अगर समस्या है तो समस्या का कारण क्या है? मतलब महिलाओं की समस्या के कारण। अब देखिए हम इसमें 2 प्रकार के कारण, एक पढ़ेंगे परंपरागत कारण, जो भाई प्राचीन काल से चला आ रहा है, पुराने एक आधुनिक कारण जो कि नई-नई व्यवस्था जो आधुनिक समाज है, उसके कारण उनको समस्याएँ उत्पन्न। अब देखिए, महिला समाज का अति संवेदनशील वर्ग रहा है। इनको निम्न स्थिति समाज ने इनको बराबर अवसर नहीं दी है। तो ये हम 2 प्रकार के कारण पढ़ेंगे, परंपरागत कारण और आपके आधुनिक कारण, ठीक है? उसके बाद जो अगला है हमारा, ये है आपका समस्या समाधान की दिशा में किए गए अब भाई समस्या हो गई, अब समस्या का कारण देख लिए, तो भाई अब उनको समाधान करोगे। आपने अपनी एक संवैधानिक व्यवस्था बना रखा है, देश में कानून है, तो उनके लिए क्या-क्या समाधान है? तो अब समाधान से जुड़े हम कई प्रकार के समाधान पढ़ेंगे, जैसे संवैधानिक समाधान, ठीक है? फिर कानूनी समाधान, उसके बाद कई सारे आयोग और समितियाँ गठित हुई, आयोग प्लस समितियाँ गठित हुई, उनको देखेंगे। कई सारी महिलाओं के लिए नीतियाँ बनाई गई, नीतिगत प्रयास को देखेंगे। उसके बाद कई सारी योजनाएँ जैसे लाडली बहना योजना जो अभी चल रही है, वर्तमान की, है ना? तो कई प्रकार की जो प्रयास किए गए हर स्तर पे अलग-अलग, उन सब प्रयास को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज हम महिला का टॉपिक, जिसमें महिलाओं से जुड़ी समस्या के बारे में। तो देखिए, भारत में महिलाओं से जुड़ी समस्या, ठीक है? ये बड़ा बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक रहा है कि आखिर उन्हें समस्याएँ क्यों। अब ऐसे पुरुष से जुड़ी खास समस्याएँ तो देखने को मिलती नहीं, लेकिन महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो पहला समस्या अगर देखें, तो है परिवार के अंदर हिंसा, उत्पीड़न, दहेज, हत्या आदि मामले। अब देखिए, ये जो है ना, हिंसा, उत्पीड़न, दहेज, हत्या, ये ज़्यादातर ना विवाह के पश्चात की समस्या है। जब विवाह के बाद महिला अपने पति के घर जाती है तो उनको दहेज के लिए उत्पीड़ित किया जाता है, हिंसा, उनके मार-पीट की जाती है और कभी-कभी इतनी स्थिति ज़्यादा गंभीर हो जाती है कि हत्या तक किए जाते हैं। तो ये जो समस्या उनको है, तो ये बड़ी गंभीर समस्या है कि परिवार के अंदर हिंसा, उत्पीड़न, दहेज और हत्या जैसे मामले हैं। ठीक है? उसके बाद है सार्वजनिक स्थल में छेड़छाड़ व बलात्कार। तो ये तो आपको मालूम है कि सार्वजनिक लड़की अब रात को घूम नहीं सकती, अकेले अकेले नहीं घूम सकती। तो सार्वजनिक स्थल में जितना भी छेड़छाड़ संबंधी मामले और उनके साथ जो जघन्य अपराध है, ये बलात्कार संबंधित, ये समस्याएँ उनको समाज में देखने को मिलती है। फिर है कार्यस्थल में यौन शोषण। तो ये भी प्रमुख समस्या है भाई। अब महिला है काम करने, जॉब करने भाई बाहर जाती है, कहीं कहीं ज ऑफ़िस में जाती है, तो वहाँ उनके यौन शोषण संबंधित है, फ़ेवर लेते हैं कि भाई आप काम कर रहे हैं, आपको काम दे रहे हैं, तो आपका फ़ेवर लेंगे, ये उनका शोषण करते हैं, तो ये समस्याएँ भी देखने को मिलती है। फिर है वेश्यावृत्ति एवं अनैतिक व्यापार। अब वेश्यावृत्ति ऐसे हो गया कि कई महिलाएँ हैं जिनको मजबूरन कई संगठन या कई पुरुषों का समूह होता है, उनको वेश्यावृत्ति डरा-धमका करके उनको वेश्यावृत्ति में ढकेल दिया जाता है। तो वो वेश्यावृत्ति का पेशा करने लगती है, या फिर उनका अनैतिक व्यापार है, महिलाओं को बहला-फुसला कर ले जाएँगे, फिर उनको बेच देते हैं महिलाओं को। तो ये वाले जो समस्याएँ देखने को मिलती है, ये बड़ी गंभीर समस्या है। तो उनका वेश्यावृत्ति है कि जबरन उनको वेश्यावृत्ति में ढकेल देना, और है नैतिक व्यापार, उनको बेच दिया जाता है अवैध रूप से, तो ये जो कि पूरा गैर कानूनी होता है, तो वेश्यावृत्ति और नैतिक अपराध। उसके बाद है कन्या भ्रूण हत्या। अब कन्या भ्रूण हत्या हमारे यहाँ जैसे पितृसत्तात्मक समाज है, कई-कई ऐसे घर हैं जहाँ पे महिलाओं के जन्म को अपशगुन पाप समझा जाता है, तो उनके ना गर्भ में ही उनकी हत्या करवा दी जाती है, जिसको भ्रूण हत्या कहते हैं। तो ये वाली समस्या है कि ना पैदा होगी, ना आगे हमको उसको पढ़ाना-लिखाना, या फिर विवाह करना पड़ेगा तो दहेज देना पड़ेगा, तो दहेज की समस्या को लेकर भी उनकी भ्रूण हत्या कर दी जाती है। ठीक? फिर नेक्स्ट है अश्लील चित्रण, अश्लील साहित्य, चित्र आदि द्वारा महिलाओं महिलाओं का अभद्र निरूपण और उनकी गरिमा एवं प्रतिष्ठा का क्षरण। अब भाई अश्लील चित्रण किया जाता है, महिलाओं की फ़ोटो बना दी जाती है, फिर उसको एडिट करके फिर डराया उनको, मतलब ब्लैकमेल किया जाता है कि हम फ़ोटो को सार्वजनिक कर देंगे, या फिर कई ऐसी उनका टिप्पणी की जाती है, अभद्र भाषा प्रयोग किया जाता है, तो ये वाली समस्या भी अक्सर देखने को मिलती है। फिर उसके बाद है कामकाजी महिलाओं की भूमिका संघर्ष, ये बड़ी समस्या है। कामकाजी महिलाओं में भूमिका संघर्ष की समस्या। अब कामकाजी महिलाएँ का मतलब जैसे परंपरागत रूप से देखा जाए तो महिलाओं विवाह के पश्चात महिलाओं को एक काम दे दिया गया कि भाई वो घर में रहेगी, घर सँभालेगी, घर का काम करेगी, बच्चे सँभालेगी, ठीक है? लेकिन अब आधुनिक समाज है, महिलाएँ आर्थिक रूप से सशक्त हो रही हैं, जॉब के लिए बाहर जा रही हैं। अब जॉब के लिए महिला बाहर चली जाती है, तो अब घर कौन सँभाले? या बच्चों को कौन देखे? उतना उनके पास समय नहीं रहता। तो ये जो मतलब कि घरेलू काम और
आर्थिक काम मतलब घर और घरेलू काम और जॉब के बीच में जो संघर्ष की स्थिति उनकी भूमिका को लेकर कि जॉब कर रही है अक्सर अक्सर तो कई परिवार में उनको जॉब करने की अनुमति ही नहीं दी जाती, जॉब नहीं कर सकती और जहाँ कर सकती है तो वहाँ पे फिर उनको मानसिक प्रताड़ना दी जाती है कि तुम जॉब करने चली जाती, घर का काम कौन करेगा, जोड़ झाड़ू पोछा बर्तन खाना कौन बनाएगा। तो ये जो उनकी भूमिका की जो संघर्ष वाली स्थिति है कि एक माँ के रूप में भूमिका और एक आर्थिक व्यक्ति के रूप में भूमिका, इसकी जो संघर्ष वाली स्थिति आज बनी आ रही है। उसके बाद है बाल विवाह एवं कम उम्र में विवाह की समस्या। तो सही बात है, बाल विवाह ही कर दिया जाता है ताकि जैसे महिलाएं बड़ी होती हैं तो उनकी दहेज जैसी समस्या, कम उम्र में विवाह हो जाती है तो कम दहेज देना पड़ता है, या फिर ऐसा माना जाता है कि कहीं उम्र बड़ी पढ़े लिख लेगी, अधिकार हो जाएंगे तो कहीं मतलब प्रेम विवाह जैसे संबंधित मामले। तो इन सब कारणों से उनकी ना बाल विवाह, समाज का दबाव हो जाता है। कई ऐसे गाँवों हैं जहाँ पे बालिकाओं को जल्दी से विवाह कर दिया जाता है। तो इन सब के कारण उनका बाल विवाह, कम उम्र में विवाह जैसी समस्या देखने को मिलती है। तो ये जो हमारे बिंदु थे, ये बिंदु हैं समाज से जुड़ी समस्याएँ जो कि बड़ी गंभीर समस्याएँ, आप भी इससे परिचित होंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं समस्याओं के कारण। भाई क्या-क्या आखिर कारण है कि ये समस्याएँ बनी हुई है? अगर हम कारण हटा दें तो समस्याएँ हट जाएँगी समाज से। तो देखिए कारण देखते हैं, तो पहला हम बताए थे, इसमें 2 तरह, एक परंपरागत कारण क्या है, एक आधुनिक समाज में कारण। तो परंपरागत कारण, तो पहला है ऐतिहासिक रूप से समाज में पुरुषों का वर्चस्व। अब देखिए सही बात है, पुरुषों का वर्चस्व मतलब पितृसत्तात्मक समाज। अब पितृसत्तात्मक समाज रहा है, जहाँ आपको मालूम है कि महिलाओं को पुरुष से निम्न समझा जाता था। हर चीज़ के लिए उनको पुरुष से अनुमति लेनी पड़ती थी। तो ये समस्या होने के कारण उनके खिलाफ समाज में अपराध बढ़ते जाए, चाहे चाहे आप घर में हिंसा, दहेज, मारपीट, हत्या जैसी स्थिति देख लें, या फिर बाहर कार्यस्थल में देख लें, यौन शोषण संबंधित। तो जो महिलाओं को निम्न समझने वाली स्थिति है, जो पुरुषों का समाज में वर्चस्व है, इसके कारण समाज में समस्याएँ देखने को मिल रही। दूसरा है विभिन्न सामाजिक प्रतिबंध एवं घरेलू कार्यों तक सीमित। अब उनको क्या है ना कि समाज में बहुत सारे प्रतिबंध लगा रखे हैं कि वो बाहर जॉब करने नहीं जा सकती, या फिर रात को अकेले नहीं घूम सकती, रात में नहीं घूम सकती। या फिर घरेलू, उनको ना सिर्फ़ ये समझा गया कि नहीं, वो सिर्फ़ घर घर सँभालने के लिए ही पैदा हुई है, घरेलू झाड़ू-पोछा बर्तन ही करेगी, बच्चे सँभालेगी, वो आर्थिक काम करना, जॉब करना उनके बस की बात नहीं है। तो जो ये मनोधारणा नहीं है, ये जो समाज का विचार रहा है, इसके कारण जो महिलाओं के खिलाफ हिंसा है, समस्याएँ हैं, वो देखने को मिलती है। फिर है निम्न शैक्षिक स्तर एवं शैक्षिक अधिकार एवं शैक्षिक स्तर। अब सही बात है, आप महिलाओं को पढ़ने ही नहीं दिए, आपने महिलाओं को पढ़ने नहीं दिया तो वो फिर अपने अधिकारों को जान नहीं पाई। और ये बात तो अक्सर सबसे ज़्यादा देखने को तब मिलती है कि जब मान लीजिए कोई महिला है, उसकी डिलीवरी होनी है, तो पुरुष समाज कहता है कि नहीं, डिलीवरी तो महिला डॉक्टर ही करेगी। अब भैया अपने समाज महिला को पढ़ने ही नहीं दिया तो महिला डॉक्टर कहाँ से बनेगी? तो ये जो द्वंद वाली स्थिति है ना, इसके कारण समाज में बड़ी समस्या देखने को मिलती है। तो उनकी शैक्षिक स्थिति निम्न होना, भाई उनको कॉलेज करने नहीं, स्कूल में ही 12वीं 10वीं 12वीं करने नहीं दिया, पढ़ने नहीं दिया जाता है, जिसके कारण समाज में स्थिति बनी। अगर पढ़ लिख लेंगी तो अपने अधिकार को जानने लगेगी, अगर उनके खिलाफ कुछ गलत होता है तो उसके लिए कानूनी सहारा आवाज़ उठा सकती हैं। पर ये परंपरागत समस्या, समाज में ये समस्या जो शैक्षिक स्थिति है, ये गंभीर थी। उसके बाद संयुक्त परिवार एवं जाति जाति व्यवस्था में नियम। अब संयुक्त परिवार तो आप जानते हैं कि संयुक्त परिवार में क्या होता है कि सारे कई पीढ़ियों के लोग रहते हैं, 4-4 5-5 पीढ़ी का। अब उसमें क्या है, इतना बड़ा परिवार हो जाता है कि घरेलू काम बहुत आ जाता है, तो वो बाहर से मतलब मेड ना लगवा करके महिलाएँ सारा घरेलू काम करती। उसके बाद भी संयुक्त परिवार में एक मुखिया होता है, जो कि मुखिया का जो आपका अधिकार है वो पुरुषों के पास है। तो पुरुष एक कोई मुखिया होता है, वही पूरे घर का नियामक होता है, वही डिसाइड करता है कि कौन क्या करेगा, महिलाओं को कितने अधिकार देना है, वो किस हद तक अपनी बातें रख सकती हैं। तो तो जो पुरानी संयुक्त परिवार व्यवस्था थी, वो महिलाओं की निम्न स्थिति या समाज में महिलाओं के खिलाफ होने वाली हिंसा का प्रमुख कारण है। और जाति व्यवस्था, अब एक ठो तो महिलाएँ पुरुषों से निम्न से परंपरागत समाज में, उसके बाद जाति व्यवस्था, तो जो निम्न जाति की महिलाएँ हो गई, उनके तो और स्थिति खराब हो जाती है कि उनको समाज में कोई उनका मतलब कोई सामाजिक स्तर नहीं है, उनको कोई ओहदा नहीं है, उनको कोई सम्मान नहीं है। तो ये वाली जो जाति व्यवस्था का दंश रहा है हमारे समाज में, वो महिलाओं की निम्न स्थिति के लिए गंभीर कारण रहा है। उसके बाद है सत्ता संरचना में भागीदारी की समस्या। अब सही बात है, आपने सत्ता का जो संरचना मतलब कि समाज में जो आपने अधिकार दिए,
वो पुरुषों को दे दिए। अब किसी भी स्तर में जो पुरुषों को अधिकार दिए, वह महिलाओं की कोई भागीदारी नहीं है, कोई भागीदारी नहीं है। मतलब ना निर्णय में, ना सामाजिक पक्ष में, ना आर्थिक पक्ष में। परंपरागत समाज में महिलाओं को तो किसी भूमिका में नहीं रखा गया। हाँ, ये 2-4 आपको धार्मिक भूमिका है, जैसे कि यज्ञ में महिलाओं की भागीदारी बस एक धार्मिक पक्ष में थोड़ा बहुत है, उसके अलावा ना सामाजिक, ना आर्थिक, किसी और पक्ष में, ना शैक्षिक, किसी पक्ष में उनकी कोई भूमिका नहीं रखी गई। तो ये जो मतलब कि सच्चा सत्ता संरचना जो है, सत्ता संरचना की जो मतलब दोषपूर्ण व्यवस्था थी, वो भी हमारे महिलाओं की होने वाले अपराध, महिलाओं के प्रति जो अपराध होते हैं, उसका कारण रहा है। तो ये है परंपरागत कारण, जो कि महिलाओं के प्रति होने वाले अपराध के कारण है। अब हम देखेंगे आधुनिक कारण क्या है भाई। अब आधुनिक कारण, आधुनिक समाज है तो आधुनिक कारण, एक तो परंपरागत कारण पहले से ही है, उसके बाद आधुनिक। अब आधुनिक कारण में देखें तो पहला है पुरुषों पर आर्थिक निर्भरता। अब ये तो मान लीजिए पहले भी था, पुरुषों पर आर्थिक रूप से निर्भर है। अब जब पुरुषों पर आर्थिक रूप से निर्भर है, हर चीज के लिए उनको अपनी व्यक्तिगत जरूरत पूर्ण करने के लिए पुरुष से पैसे मांगने पड़ते हैं, उनकी अनुमति लेनी पड़ती है, तो वो कभी उनके ऊपर कभी उनका आत्मविश्वास बढ़ा ही नहीं। वो कभी आर्थिक रूप से सशक्त हो ही नहीं पाई कि वो अपना सामाजिक सशक्तिकरण करेंगी। तो ये जो है पुरुषों पर आर्थिक निर्भरता, ये भी आधुनिक कारण में। उसके बाद है आधुनिक शिक्षा। आप परंपरागत शिक्षा तो दे रहे, अब आज आधुनिक शिक्षा में आप देखिए ना, इंजीनियरिंग, डॉक्टरी और जो आर्ट वाली स्ट्रीम में महिलाओं को, होम साइंस वाली महिलाओं को चलो थोड़ा अवसर दे दिए। उसके बाद इंजीनियरिंग, आर्ट जैसे वैज्ञानिक पक्ष हो गए, यहाँ पे महिलाओं की भूमिका तो लगभग ना के बराबर है। तो ये जो आधुनिक शिक्षा से उनको वंचित रखा गया, तो ये भी प्रमुख समस्या रहा। उसके बाद है आधुनिक राजनीतिक सत्ता से वंचित। अब सही बात है, आपने संविधान लागू कर दिया, राजनीतिक व्यवस्था बना दी गई, उसके बाद आपने उनको कहीं राजनीतिक भागीदारी दी ही नहीं। आज आज भी देखिए, वो आज़ादी के अब 75 साल हो गए, आज भी महिलाओं की कहीं भी ऐसा आरक्षण संबंधी कुछ। अभी तो चलो ठीक है, अभी कुछ सालों से ठीक है, अपने पंचायती राज व्यवस्था में कुछ राज्यों में 1/3, कुछ मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में 50% का आरक्षण दे दिया गया। लेकिन फिर भी विधानसभा और लोकसभा में है ही नहीं। अभी तो चलिए हाल ही में विधेयक पारित हुआ है कि लोकसभा राज्यसभा में, वो भी 2029 से एक बटे मतलब 33% आरक्षण का प्रावधान दिया गया। तो अगर अभी की भी बात छोड़ दे, 1-2 साल पहले की, तो उसके पहले तक तो उनकी राजनीतिक भागीदारी तो लगभग ना के बराबर थी। समाज वैसे ही आपका पितृसत्तात्मक समाज है, आपने आरक्षण देकर उनको राजनीतिक भागीदारी से पूरी तरह वंचित करते, तो ये आधुनिक समाज की सबसे बड़ी समस्या। उसके बाद है विभिन्न व्यक्तिक कानून। अब अगर विभिन्न व्यक्तिक कानून को देखें, तो जैसे है कि मुस्लिमों में आप देखिए, मुस्लिमों में भाई 4 विवाह का प्रावधान है। अब एक एक पुरुष अगर 4 विवाह समझिए करेगा, तो भाई वो हर महिला को बराबर रूप से अधिकार नहीं दे या उनकी ज़रूरतें पूरी नहीं कर पाता। तो वो वैसे ही ये समाज समझ लेता है कि एक पुरुष बराबर 4 महिला के बराबर, एक पुरुष 4 महिला के बराबर। तो ये जो व्यक्तिगत कानून है, ये कानून भी निम्न स्थिति के लिए जिम्मेदार है। तो ये आधुनिक समाज की मतलब आधुनिक कारण रहा है। उसके बाद आधुनिक बाजार अर्थव्यवस्था एवं उपभोक्ता पर। अब आधुनिक बाजार अर्थव्यवस्था की बात करें, तो जैसे मान लीजिए कि महिला जॉब करने जा रही है। अब जब जॉब करने जा रही है, तो बाजार व्यवस्था में ये समझा जाता है कि भाई महिला शारीरिक और मानसिक रूप से पुरुष से कमजोर है, तो उसको बाजार में काम का अवसर नहीं मिल पाता, उतनी मतलब कि उतने काम के अवसर नहीं है। उसके बाद क्या, उपभोक्तावाद में लोगों को ये लगता है कि हम अगर पुरुषों को देंगे तो वो ज़्यादा खर्च भी कर सकता है। महिलाओं मतलब उनको अवसर देने से उनकी जो मतलब कि बाजार है, मतलब कि उनका जो उपभोक्ता है, तो वो समूह बढ़ता जाता है कि वो पुरुष रहेगा तो वो मतलब कि जॉब के समय भी दे सकता है, जॉब के समय भी जॉब के अतिरिक्त भी उनका संबंध, मतलब जो आप समझिए कि जो ग्राहक और दुकानदार का जो संबंध है, या ग्राहक और जो बाजार का संबंध है, वो ये समझा जाता है कि पुरुष रहेंगे तो ये ज़्यादा बेहतर होता है, ज़्यादा अच्छा चलता है। तो ये जो महिलाओं को निम्न समझने का जो कारण है, या मतलब बाजार अर्थव्यवस्था उनको निम्न समझती है। चाहे आप शारीरिक शारीरिक श्रम देख लीजिए, उसमें भी उनका मतलब कि मतलब कम हिस्सेदारी भागीदारी है। और अगर आप मानसिक श्रम देख लीजिए, तो वो मानसिक श्रम मतलब पढ़े लिखे होना, तो उतनी महिलाएं अभी पढ़ी लिखी नहीं है कि उनका भागीदारी बन सके। तो ये जो बाजार व्यवस्था है और जो उपभोक्तावाद है, वो पुरुषों के पक्ष में ज़्यादा चला जाता है। नेक्स्ट है महिला आंदोलन के विरुद्ध पितृतंत्र की प्रक्रिया। अब महिलाएं, जैसे आपको मालूम है कि महिलाएं अब धीरे धीरे महिलाएं अपने अधिकारों के प्रति जागृत हो रही हैं।
उनको मालूम है कि भाई संविधान ने उनको पर्याप्त अधिकार दिए हैं। अगर वो उसका पालन करे तो वो अपना आर्थिक सामाजिक सशक्तिकरण कर सकती। लेकिन इसके खिलाफ भी कई सारे जो पितृसत्तात्मक पुरुष तंत्र है, वो एक्टिव हो जाता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकती। जैसे आप हरियाणा में खाप पंचायत सुनिए, ये पंचायत तो इतना ताकतवर है कि मृत्यु दंड तक दे देता है। कोई महिलाएं गाँवों में प्रेम विवाह कर ले तो महिलाओं का जीना वहाँ मुश्किल हो जाता है। तो ये जो मतलब कि आप पितृतंत्र की प्रतिक्रिया हो जाती है जब महिलाएं अपने अधिकारों की बात करने लगती हैं, तो धर्म उसमें अपनी परंपरागत समाज का तर्क देने लगेंगे, धर्म का तर्क देने लगेंगे। तो ये उनके लिए भारी आधुनिक समस्या बनी हुई है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब है कि जैसे भाई हमने समस्या देख ली, समस्या के कारण देख लिया। अब है कि महिलाओं को बेहतरी रक्षोपाय समस्या के समाधान के लिए क्या-क्या कि स्वाभाविक सी बात है कि पितृसत्तात्मक समाज महिलाओं को उनका अधिकार नहीं देने वाला। क्योंकि इतने साल हो गए जब महिलाओं की स्थिति नहीं सुधरी, तो ये तो नहीं हो। ये तो तभी संभव है जब आप महिलाओं को शिक्षा दें या आप कानूनी प्रयास करें। जब कानूनी प्रयास करेंगे तभी आप उनको उनके अधिकार दिए जा सकते हैं, उनको सशक्त बनाया जा सकता है। तो कई स्तर पे हमने अब एक स्तर पे नहीं, कई स्तर पे हमको प्रयास करना पड़ा। जैसे एक है संवैधानिक, हमने संविधान में बहुत सारे प्रावधान है। उसके बाद है कानूनी प्रयास। भाई कानूनी प्रयास तो इतने सारे हमने कानूनी प्रयास बना रखे हैं कि मतलब किसी भी स्तर पे महिलाओं के खिलाफ गलत ना होने पाए, उनको निम्न ना समझा जाए। उसके बाद है कई आयोग और समितियों का गठन किया गया, महिला आयोग बना दिया गया, परमानेंटली महिला आयोग बना दिया गया महिलाओं के उत्थान के लिए। फिर नीतिगत कई नीतियाँ बनाई गई, कई योजनाएँ बनाई गई हैं जो कि महिलाओं के लिए। अब हम एक-एक करके इसका डिटेल पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला है जैसे संवैधानिक एवं कानूनी। तो अब देखिए इसमें 2 एक है संवैधानिक प्रयास अलग है, संवैधानिक प्रयास मतलब कौन-कौन से प्रावधान संविधान में जोड़े गए। कानूनी प्रयास अलग है, कानूनी प्रयास का मतलब है कि कौन-कौन से कानून हैं जो कि संसद या विधान मंडल ने बनाए हैं अपने यहाँ महिलाओं के उत्थान के लिए। तो 2 अलग-अलग। तो पहले हम देखेंगे संवैधानिक। तो देखिए ये प्रावधान है जो संविधान में जोड़े गए हैं महिलाओं के। जैसे पहला है 14 आर्टिकल 14 आपको मालूम है ये समता का अधिकार है कि महिलाएं और पुरुष बराबर हो, उनके खिलाफ कोई भी भेदभाव नहीं होगा। उसके बाद है 15 धर्म जाति मूल व लिंग लिंग देखिए आप लिखा है ना लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। मतलब कि आप मतलब ये नहीं कह सकते कि भाई ये महिला है तो आप इसको जॉब नहीं देंगे या कोई भी अधिकार नहीं देंगे। तो ये लिंग के खिलाफ भेदभाव से संरक्षण देता है आर्टिकल 15। फिर है 16 तो आपको 16 मालूम है कि ये जॉब से रिलेटेड है। तो जॉब में जितना आरक्षण संबंधी है तो महिलाओं को जॉब में आरक्षण की व्यवस्था जो है वो आर्टिकल 16 करता है। उसके बाद है आर्टिकल 23। अब देखिए आर्टिकल 23 क्या है ये महिलाओं के दुर्व्यापार से संबंधित है। देखिए महिलाओं के खिलाफ कोई भी उनका अनैतिक उनको बेच मतलब महिलाओं को खरीद बिक्री ना हो सके, उनको वस्तु ना समझा जाए। तो इसके खिलाफ आर्टिकल 23 जो है वो अ, मतलब कि रोक लगाता है। उसके बाद है आर्टिकल 29 है। आर्टिकल 29 ये है ये महिलाओं कामगार जितनी भी महिलाएँ कामगारी महिलाएँ जो जॉब करती हैं उनके संरक्षण के लिए कि भाई जॉब के दौरान उनके साथ कोई दुरुपयोग ना हो, उनके साथ कोई कोई अपराध ना हो। तो इसके लिए आर्टिकल 39 ए जोड़ा गया। अब 39 डी क्या कहता है 39 डी बोलता है कि समान वेतन। आप भाई महिला होने के कारण जैसे मान लीजिए एक महिला मज़दूर है, एक पुरुष मज़दूर है तो भाई ये समझा जाता है पुरुष शारीरिक रूप से वो ज़्यादा काम करेगा तो महिलाओं को कम वेतन दे दे या फिर महिलाओं को जॉब में रखे ही नहीं। तो ये वाली जो व्यवस्था है इससे 39 डी इसको रोकता है। उसके बाद है 42। अब 42 क्या कहता है? 42 कहता है कि प्रसूति सहायता। अब भैया जैसे मान लीजिए कोई महिला वर्किंग है, काम कर रही थी। अब भाई वो मान लीजिए गर्भवती हो गई, अब बच्चा हो गया उसके तो अब भैया बच्चा हो गया तो ये तो एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। तो अब उसको आप जॉब से निकाल दो या फिर आप उसकी जो मतलब कि वेतन है, कोई सामाजिक सुरक्षा वो ना दो। तो फिर वो कैसे पालन मान लीजिए वो एकमात्र अपने घर की मतलब कमाऊ है। तो ये व्यवस्था है ना तो इसको रोकने के लिए उनको ये कि जॉब के दौरान मतलब जब उस बच्चा की देखभाल या प्रेगनेंसी के दौरान भी उनको आर्थिक सुरक्षा दी जाएगी, उनको पैसे दिए जाएंगे। जॉब से आप पैसे नहीं हटा सकते कि हमारा कोई फायदा नहीं है। तो ये जो सुरक्षा उनको 42 देता है। उसके बाद है 44। 44 है ये है समान एक नागरिक संहिता है, यूसीसी की बात करता है। तो भाई ये सही बात है, ये जितने भी अपने व्यक्तिगत कानून हैं उनके खिलाफ संरक्षण देता है कि ऐसा ना हो कि किसी के यहाँ किसी धर्म में एक 4 विवाह मान्य है, किसी के यहाँ 1 विवाह मान्य है। तो इसके विरुद्ध ही संरक्षण देता है। फिर है 51 है। 51 ए ये जो मौलिक कर्तव्य दिए हों उसमें ये बात का बताता है कि जो परंपरागत व्यवस्था चली आ रही है, तो जो महिलाओं मतलब समाज में जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध आचरण या परंपरा चली आ रही है उसको आपको रोकना है।
उसको फ़ॉलो नहीं करना है। तो ये मतलब कि व्यक्ति को कहता है, उसको कर्तव्य दिलाता है कि आपका कर्तव्य है कि आप समाज में जितनी भी महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध परंपरा है, आचरण है, उसका आप त्याग कर दीजिए। उसके बाद है 243। अब 243 तो चलिए आपका ये पंचायती राज में महिलाओं के आरक्षण संबंधी, जो कि बाद में जोड़ा गया है, ये 72, 73, 73 और 74 संविधान संशोधन के बाद। तो ये उनको महिलाओं को पंचायती राज या नगर निकायों के जो चुनाव होते हैं, उसमें आरक्षण की व्यवस्था करता है, ताकि उनकी जो राजनीतिक भागीदारी है वो सुनिश्चित हो सके। तो ये है आपके संवैधानिक प्रयास। अब हम देखते हैं कानूनी प्रयास, मतलब कौन-कौन से कानून हैं जो कि महिलाओं के संरक्षण के लिए बनाए गए। अब देखिए, कानून बनाने से पहले आपको ये पता होना चाहिए किस स्तर में महिलाओं को संरक्षण की ज़रूरत है। मतलब किस-किस स्तर में महिलाओं के प्रति अपराध होते हैं। तो जब अपराध को आप पता कर लेंगे तो आप फिर उसके लिए कानून बनाएँगे। तो देखिए, सबसे पहले है विवाह संरक्षण कानून 1954-1955। अब सही बात है, विवाह के बाद जो है दहेज के बिना महिला का विवाह ही नहीं हो रहा है। या फिर पहले कम दहेज माँगते, जब विवाह होने लगता है दहेज की रकम बढ़ जाती है कि भाई करना है तो दे, अगर अपना सामाजिक प्रतिष्ठा और बरकरार रहना है तो दे, तो नहीं तो शादी नहीं होगी। तो ये जो विवाह संबंधी जितने भी मतलब कि मान्यताएं थी कि दहेज प्रथा, या फिर जो भी अतिरिक्त है कि बाद में दहेज के लिए उत्पीड़न करना, तो ये विवाह संबंधी जितने भी कानून है, तो विवाह संबंधी संरक्षण उनको 1954-1955 के कानून ने दिए। अब है अगला है अनैतिक, ये वाला हम इसको डिटेल पढ़ेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है। अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 और 2006 में इसमें संशोधन हुआ था। तो अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 2006, अनैतिक व्यापार का मतलब है कि भाई महिला की खरीद बिक्री को रोको। ऐसे ही जाकर के कोई पता चला कि कोई कोई मान लीजिए बिटिया पैदा हो गई, फिर उसको नहीं पालन पोषण करना है, दहेज शिक्षा ये सब में खर्च नहीं करना है, भेज देते हैं। या फिर गरीब लोग हैं तो भेज देते हैं। या फिर किसी लड़का कोई है, उसका विवाह नहीं होता तो वो भाई विवाह स्वरूप खरीद लेता है उसको वधु मूल्य दे करके। तो ये जो व्यवस्था है, अनैतिक व्यापार किसी भी रूप में हो, इसको नहीं माना जाएगा। तो मतलब इसको पूरी तरह आपराधिक है, गैर कानूनी है। तो अनैतिक अनैतिक व्यापार के निवारण मतलब संरक्षण रोकने के लिए, तो अनैतिक व्यापार को रोकने के लिए 1956 में अधिनियम, जिसमें 2006 में संशोधन किया, इसको हम डिटेल पढ़ेंगे। उसके बाद है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956-2005। अब ये हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम हुआ, आपने भैया जो पिता थे उसकी संपत्ति अपने पुत्रों को दे दी। अब आपने पुत्री को दी नहीं, मतलब सीधी सी बात है, आप उसको बराबर समझते ही नहीं हो कि पुत्र पुत्री बराबर है। आप उसको भी दो ना, जैसे एक पिता की संतान पुत्र है, वैसे ही तो पुत्री संतान है, आप दोनों को बराबर हिस्सा दीजिए ना। लेकिन पहले व्यवस्था थी नहीं। पहले उत्तर भारत में आपके विज्ञान स्तर की बिताक्षरा चलती थी, उसपे उत्तराधिकार अधिनियम था ही नहीं। तो ये जो हो रही है अब आजकल क्या है कि आजकल जब वर्षाला होता है तो महिलाओं को भी लाभ जोड़ा जाता है, उनको भी आपको मतलब उनकी संपत्ति में उनका हिस्सा बनेगा। तो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में ये दिया है। फिर है दहेज निषेध पर। दहेज निषेध तो महिलाओं के प्रति होने वाली सबसे गंभीर समस्या है। और अति तो ये हो जाती है, कई बार उनके शारीरिक हिस्सा हाथ पैर तोड़ने के साथ हत्या तक कर दी जाती है। तो ये पहले पहले दहेज कम लेंगे, फिर बाद में उसको समय समय पर दहेज के लिए प्रताड़ित करना। तो इसको रोकने के लिए दहेज निषेध अधिनियम 1961 1986 बना। उसके बाद है महिलाओं के अपशिष्ट प्रतिरूपण निषेध निषेध अधिनियम 1986। अब ये महिलाओं के, अब ये बताता है कि जैसे मान लीजिए अपशिष्ट प्रतिरूपण का मतलब है कि महिलाओं का गलत चित्रण ना करें आप। मतलब कि उनका कोई मतलब अश्लील चित्रण ना करे, कोई साहित्य कोई चित्र बनाकर ना करे। तो इसको रोकने के लिए आपका ये 1986 में अधिनियम बना हुआ है, मतलब उनको मानसिक प्रताड़ना के रूप में। फिर है पीसीएन पीएनडी पीएनडीटी। अब देखिए, पीसीएन पीएनडी मतलब पीसी मतलब होता है कॉन्सेप्शन प्री कॉन्सेप्शन एंड पीएनडीपी का मतलब होता है प्री नेडल डायग्नोस्टिक टेक्निक। अब ये पीसीएन पीएनडीपी, पीसी मतलब प्री कॉन्सेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोसिस टेक्निक एक्ट, ये जो है आपका 2000 1994 2003, ये बताता है कि महिलाओं की प्री, ये बोल रहा है ना, प्री कॉन्सेप्शन मतलब कि भ्रूण हत्या को रोकने के लिए। और बाद में जैसे भ्रूण हत्या करवा दी जाती है, फिर बाद में अगर भ्रूण हत्या नहीं हुई, नहीं पता चला टेक्निक से, मान लीजिए अल्ट्रासाउंड वगैरह से नहीं पता चला, फिर बाद में जब बच्ची पैदा हो जाती है तो हत्या करवाती है। तो इसको रोकने के लिए ये आपका पीसी एंड पीएनडीपी अधिनियम 1994 लाया गया था। तो ये अब देखिए नेक्स्ट, अभी हमारा कानूनी अधिकार। फिर है घरेलू हिंसा संरक्षण नियम 2005। तो ये ऐसे ही है कि बाद में जब विवाह के पश्चात आ जाती है, विवाह के पश्चात जब महिला अपने ससुराल आ जाती है, तो उसके खिलाफ कोई कोई हिंसा ना हो, किसी भी तरह की हिंसा, चाहे तो मतलब दहेज के लिए हो, चाहे फिर घर के काम को लेकर के, मतलब
उसको संरक्षण देना कि किसी भी प्रकार की हिंसा, शारीरिक, मानसिक कुछ भी हिंसा होगी, वो घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम 2005 उसके लिए उनको संरक्षण देगा। उसके बाद अगला है बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006। अब देखिए परंपरागत कारणों में आता है बाल विवाह, दहेज ना देने के लिए, पढ़ाना ना पड़े, इस सब के लिए बाल विवाह कर दो। तो ये बाल विवाह को रोकने के लिए आपका 2006 में अधिनियम लाया गया था कि बाल विवाह अब तो उम्र तक डिसाइड कर दी कि 18 साल से पहले अब महिला का विवाह नहीं कर सकते। अभी तो चर्चा चल रही है आधुनिक कानूनों में कि अब उसकी उम्र 21 कर देनी चाहिए। जब पुरुष की महिला बराबर है तो पुरुषों की अगर 21 वर्ष है तो महिलाओं को भी 21 करो, पर अभी ये तो कानून नहीं आया है। तो अभी 18 वर्ष तक ही मान्य है। उसके बाद है कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न निषेध। आप देखिए कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न ये बहुत गंभीर समस्या है। ये 1997 में एक विशाखापट्टनम केस आया था जिसमें कार मतलब उनसे फेवर लिया जाता है, उनसे एक्सटॉर्शन किया जाता है कि मतलब कि मतलब कि अगर हम जॉब दे रहे हैं तो जो जो वहाँ का नियोक्ता होता है कहीं भी उनको जो जॉब देता है वो उनसे फेवर करता है कि उससे संबंध स्थापित कर, जो भी व्यवस्था है मतलब कि उनका जो यौन उत्पीड़न होता है उनसे संरक्षण के लिए ये 2013 का अधिनियम बना हुआ है। फिर है मातृत्व लाभ अधिनियम 2016। मातृत्व लाभ का जब मतलब माँ बन जाए बच्चा हो गया तो उसको अब पहले जॉब करती थी, अब वो प्रेग्नेंट हो गई, बच्चे हो गए तो भाई उसकी जॉब नहीं कर सकती वो जॉब। तो ऐसा ना हो कि भई वो उसको फिर जॉब से निकाल दिया जाए, नहीं ऐसा नहीं कर सकते, आपको पैसा देना ही पड़ेगा। फिर है सरोगेसी, ये विनियमन अधिनियम 2021 ये अभी आया है 2021 में। सरोगेसी का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कि कोई दंपत्ति है, पति-पत्नी है, तो अब पति-पत्नी नहीं बच्चे पैदा कर सकते तो वो फिर सरोगेट कोई एक मदर को ना उसकी कोख को किराए में ले लेते हैं और ये टेस्ट ट्यूब बेबी और जो भी मतलब कि वैज्ञानिक विधियाँ हैं उसका यूज़ करके अपने बच्चे को उसकी कोख में पैदा कर देते हैं। तो वो कोख पालती है, वो जो सरोगेट मदर जिसकी कोख किराए से ली वो बच्चे को पालती है। तो ये इसका विनियमन सही रूप से हो सके, मतलब जो सरोगेट मदर है जो बच्चे को पाल रही है अपने कोख में पैदा कर रही है तो उसके खिलाफ कोई भी उत्पीड़न ना हो पाए उसको, क्योंकि ये एक आर्थिक क्रिया हो जाती है कि वो उसकी कोख किराए से ले लेते हैं, फिर उसका जो भी चार्ज है जो भी रहता होगा किराया उसको देना पड़ता है। फिर जो प्रेगनेंसी का पूरा 9 महीने का पीरियड होता है तो उसको पूरी देख रेख उसकी खान पान की व्यवस्था सारी जो मतलब कि जो किराए से लेता है तो वो ये उसका विनियमन करने के लिए सरोगेसी अधिनियम लाया गया था। फिर है एलआरआई पर सुप्रीम कोर्ट का, एलआरआई का मतलब होता है लिव इन रिलेशनशिप। तो लिव इन रिलेशनशिप को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि भाई लिव इन रिलेशनशिप में दो प्रेमी है रहने लगते हैं, उसके बाद फिर अब क्या है ना कि महिला जैसे विवाह करके महिला जाती है तो विवाह के पश्चात महिला को तो आपने कानूनी अधिकार दे दिए कि उसका संपत्ति में अधिकार है और पूरे उसके ससुराल में उसका अधिकार है, उसके खिलाफ हिंसा नहीं हो सकती। लेकिन लिव इन रिलेशनशिप को लेकर के कोई मतलब महिलाओं के प्रति अधिकार संरक्षण कानून नहीं था। तो उसके उसके लिए फिर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि भाई लिव इन रिलेशनशिप के बाद मान लो महिलाएं रह रही है, अब ये तो पश्चिमी व्यवस्था है, पश्चिमीकरण का अनुकरण है, तो उसके लिव इन रिलेशनशिप के बाद भाई उसका कोई यौन उत्पीड़न ना हो पाए या उसके प्रति कोई हिंसा ना हो पाए तो उसको रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में ये कहा। अब आपको मालूम है सुप्रीम कोर्ट का निर्णय एक तरह से कानूनी होता है, जो भी वो निर्णय देती है सरकार को उसके अनुसार चलना पड़ता है। तो ये जो हमने अभी तक पढ़ा, ये हमने संवैधानिक भी देख लिया कि क्या-क्या संविधान में प्रावधान है और ये कानूनी प्रयास तो हमने जितने भी इतने प्रावधान देखे तो ये उनके लिए कानूनी प्रयास किए गए थे। तो चलिए दोस्तों आज के लिए हम यहीं तक ही रोकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए, अगले वीडियो में फिर हम इसको कंटिन्यू करेंगे तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद। पहला तो घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के क्या-क्या प्रावधान है, तो हम इसके प्रावधान को देखते हैं। तो पहला है कि क्या हुआ कि घरेलू हिंसा का व्यापक अर्थ, देखिए कई सारे कानून इसके पहले बनाए गए जिसमें घरेलू हिंसा में ये बोला जाता था कि महिलाओं के मारपीट हो, महिलाओं के साथ कोई मारपीट हो, कोई अत्याचार हो, उसको जोड़ा। लेकिन जब ये 2005 का अधिनियम आया तो इसमें जो महिलाओं के प्रति होने वाले अपराध थे, घरेलू हिंसा थे, उसको व्यापक रूप से परिभाषित किया। जैसे बोला गया कि नहीं अब मारपीट मतलब शारीरिक हिंसा नहीं चलेगी, आप मानसिक हिंसा, अगर मानसिक हिंसा का मतलब है कि आप उसको कमेंट कर दें कि भाई तू ये नहीं कर सकती, वो अपमान कर दे उसका मतलब मानसिक प्रताड़ित के रूप में नहीं हो। उसके बाद सामाजिक सामाजिक मतलब आप उसका समाज में ले जाकर के अपमान नहीं कर सकते कि आप भरी सभा है, 4 आदमी 10 आदमी खड़े हैं, आप वहाँ पे जाकर के उसको डाँटने लगे। तो शारीरिक, मानसिक और सामाजिक ये इस तरह का प्रावधान जोड़ा गया कि महिलाओं को इस तरह ना उनको कंप्लीट संरक्षण देने का प्रयास किया गया था। तो घरेलू हिंसा को व्यापक रूप से परिभाषित किया गया। उसके बाद अगला क्या प्रावधान था कि पति-साथी की हिंसा से संरक्षण का प्रावधान। तो ये तो घरेलू हिंसा में सबसे ज़्यादा अगर अ, होता है तो वो उनका जो पति या साथी होता है उनके द्वारा ही हिंसा की जाती है, तो उससे संरक्षण के लिए प्रावधान किया गया।
उसके बाद है कि पत्नी के साथ, ये लिखा है पत्नी के साथ माँ-बहन को भी संरक्षण कि क्या होता था ना कि कई ऐसे हम हमारे समाज में कई ऐसे असामाजिक तत्व हैं, जो कि पत्नी को तो समझ लेते हैं कि भाई ये दूसरे घर से आई है, तो उसके खिलाफ तो संरक्षण करते ही। साथ में अगर उनकी माँ-बहन है तो उनको भी प्रताड़ित करते हैं, मार-पीट उनकी कई हो गया है ऐसे समाज में पढ़े-लिखे लोग नहीं हैं, ऐसे अनपढ़ लोग हैं, जो ये कृत्य करते हैं। तो उनको मतलब इस घरेलू हिंसा अधिनियम में पत्नी के साथ-साथ माँ-बहन को भी संरक्षण दिया गया है, ठीक है? फिर नेक्स्ट है कि इसमें प्रावधान किया गया कि भाई आप संरक्षण दे रहे हो तो फिर क्या स्टेप उठाओ? तो 3 दिन के भीतर संरक्षण आदेश गिरफ्तारी वारंट करने का कि अगर महिला जाकर के कोई कोई भी हो, चाहे पत्नी हो, चाहे बहन, माँ, कोई भी हो, अगर वो जा कर के थाने पे रिपोर्ट कर देती है तो 3 दिन की उनका गिरफ्तारी वारंट जारी होता है और उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो ये अच्छा स्टेप लिया। फिर है सभी जिलों वार्ड में संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति कि भाई अब होता क्या है ना कि संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति कि होता क्या है कि जो जो उनके खिलाफ महिलाओं के खिलाफ हिंसा करते हैं, उनके खिलाफ प्रताड़ित करते हैं, तो वो उनको घर से निकलने ही नहीं देते, तो थाने तक पहुँचेगी कैसे रिपोर्ट करने के लिए? तो संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति की गई कि भैया आप फ़ोन लगा दो, किसी भी तरह का सूचना पहुँच जाएगी तो संरक्षण अधिकारी आपके घर आ जाएगा, रिपोर्ट लेने के लिए, आपकी खबर लेने के लिए कि हाँ, आप वहाँ पे घर में सुरक्षित हैं कि नहीं हैं। तो संरक्षण अधिकारी की जो नियुक्ति की गई है, सभी जिलों वार्ड तक में उनकी नियुक्ति की गई है। फिर नेक्स्ट है 2016 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस अधिनियम में संशोधन करके वयस्क पुत्र शब्द को समाप्त वयस्क पुरुष शब्द को समाप्त करके फलतः अब महिलाओं के खिलाफ ये बहुत ज़रूरी बहुत सही काम किया कि होता क्या था ना कि जब महिलाओं के खिलाफ हिंसा अत्याचार होता था तो उसमें सिर्फ पुरुष भागीदारी नहीं होता था या कई बार तो घर में जैसे मान लीजिए कोई पुरुष है तो उसको इतने अधिकार ही नहीं दिए जाते तो उनकी जो सास हो गई या जो बड़ी ननंद हो गई तो इसके खिलाफ बहुत सारे मामले देखने का कि सास अपने बहू पे खूब अत्याचार कर रही है। तो पहले क्या था ये था ही नहीं, तो 2005 उसके पहले से पुरुषों के खिलाफ भाई को पति को ही पहले टारगेट किया जाता था। फिर 2005 में हटा के नहीं पति वयस्क पुरुष हटाओ, आप महिला भी जोड़ो, उसमें सास हो गई या कोई और बुआ है, जो भी हो या फिर नंद हो गई कोई बड़ी, तो उसके खिलाफ भी महिला बहू को संरक्षण दिया गया है। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने 2006 के अपने निर्णय में कहा था। चलिए आगे देखते हैं तो ये हमने ये जो आपके कानूनी प्रयास थे उसमें पहला है घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 इसको डिटेल किया। अब दूसरा जो हम डिटेल करेंगे वो है अनैतिक व्यापार निवारण संशोधन अधिनियम 2006 ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अनैतिक व्यापार मैंने आपको बताया कि महिलाओं की खरीद बिक्री को रोकना, कि बेच ना दे कोई तो उनके तो पहला है व्यक्ति के अवैध व्यापार पर रोक तो सही है। अब इसमें क्या है ना महिला पुरुष दोनों हो जाते हैं कि भाई अब क्या है ना पुरुष में मतलब छोटे-छोटे बच्चे अब बच्चों के मालूम है आपको कि बच्चों बच्चों का कितना खरीद-फरोख्त होता है, उनको मार कर के खरीद लेते हैं, फिर मुफ्त में कम पैसे में फिर उनको हाथ-पैर तोड़ देते हैं, फिर भीख मँगवाया जाता है, तो ये जो है ना, तो इसके खिलाफ उनको संरक्षण दें। उसके बाद है यद्यपि व्यक्तिगत वेश्यावृत्ति को अपराध नहीं माना गया है, तथापि जीवन यापन के संगति साधन के रूप में अधिसूचित क्षेत्र में वेश्यावृत्ति को अपराध माना अब क्या है ना कि ये कहता है कि जैसे मान लीजिए कि कोई महिला है जो वेश्यावृत्ति के द्वारा अपना आर्थिक यापन कर रही है, जीवन यापन कर रही है। अब भाई अब क्या है ना वेश्यावृत्ति एक समाज के लिए एक मतलब कि अनैतिक तो है ही। तो क्या है ना कि वेश्यावृत्ति अगर व्यक्तिगत रूप में करे कि कोई अकेली महिला कर रही है, तो उसको तो ठीक है चलो उसको अपराध नहीं मानेंगे, उसको हमने उसका आर्थिक पेशा समझ लिया। लेकिन अगर कुछ संगठित हो रहा है, संगठित रूप में कि पूरा समूह कर रहा है, 100-200 लोग मिलके कर रहे हैं, अब वो भी आपके अधिसूचित क्षेत्र अधिसूचित मतलब कि कोई सार्वजनिक स्थल हो गया, चौराहा हो गया, कोई पवित्र स्थान मंदिर है, तो ऐसे वाले आस-पास आप संगठित भी कर रहे हैं, तो आपको फिर अपराध माना जाएगा। तो ये प्रावधान इस अधिनियम में जुड़ा है। फिर है ऐसे किसी कृत्य या व्यापार जिसमें वेश्यावृत्ति प्रोत्साहित होती है, अपराध घोषित। अब मान लीजिए कि कोई कोई काम आपने आपने कोई प्रचार बना दिया, कोई होर्डिंग लगा दी जो वेश्यावृत्ति को प्रोत्साहित करता हो या कोई भाषण है या कोई कोई भी तरह का आपका सार्वजनिक भाषण हो गया, उद्घोषणा हो गई या कोई भी कृत्य हो गया या फिर कोई भी आप ऐसा व्यवसाय जो कि वेश्यावृत्ति को प्रोत्साहित करता है, तो वो अपराध माना जाएगा। आप वेश्यावृत्ति को प्रोत्साहित नहीं कर सकते। उसके बाद है सार्वजनिक क्षेत्र में 200 मीटर की परिधि में वेश्यावृत्ति गैर कानूनी। सार्वजनिक क्षेत्र चौराहा हो गया, कोई सार्वजनिक मतलब मल्टीमीडिया हाउस हो गया या फिर मल्टीप्लेक्स हो गए या फिर कोई पवित्र स्थान हो गया या फिर स्कूल, कॉलेज ऐसे जो भी सार्वजनिक स्थल है, तो वहाँ पे आप 200 मीटर तक आप वेश्यावृत्ति का काम नहीं कर सकते। तो ये जो अनैतिक व्यापार निवारण संशोधन अधिनियम 2006 इसके ये प्रमुख प्रावधान थे। अब जो तीसरा हम जिसको डिटेल करेंगे वो है कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न संबंधित अधिनियम 2003। देखिए ये मैंने आपको पहले ही बताया कि ये क्या हुआ था 1997 में एक केस आया था जो कि आपका विशाखापट्टनम
का केस था, विशाखापट्टनम केस दिया गया था, विशाखापट्टनम केस, जिसमें महिला का क्या हो रहा था कि कार्यस्थल पे उसका यौन शोषण हो रहा था, कि मतलब कि यौन शोषण अगर वो फ़ेवर नहीं देगी तो फिर उसको जॉब से निकाल दिया जाता था। तो इस अब स्थिति बहुत ज़्यादा गंभीर हो गई थी और ये बड़े स्तर पे हो रही, जो नियोक्ता कर रहा था या ऑफिस नियोक्ता के नहीं कर रहा था, तो कोई ऑफिस का कोई कर्मचारी हो गया, बॉस हो गया, तो इस तरह से उनको संरक्षण देने के लिए ये हमने कार्यस्थल पर वो यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 लाया। तो अब पहले तो देखिए इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य कहता है कि महिलाओं को कार्यस्थल पर सुरक्षित वातावरण तैयार करने की, भाई उनको उनको ऐसा वातावरण दें ताकि वो आराम से कि बिना किसी भय के साथ काम कर सके, आर्थिक व्यक्ति बन सके, ठीक है? और उन पर होने वाले यौन उत्पीड़न को रोकना उद्देश्य था। मतलब उनको सुरक्षित वातावरण देना और जो कार्यस्थल पर उनके खिलाफ यौन उत्पीड़न हो रहा है, उनको रोकने के लिए हमने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013। अब इसके कुछ प्रावधान देख लेते हैं, क्या-क्या प्रावधान थे देखिए। ये क्या बोलता है कि यौन उत्पीड़न रोकने का जिम्मेदार नियोक्ता को माना जाएगा। मान लीजिए कोई ऑफिस है, ठीक है ना? अब ऑफिस में या तो उसका खुद का बॉस जो मालिक है, या तो मान लीजिए को बॉस नहीं तो कोई उसी का साथी जो और काम कर रहा है। अगर वहाँ ऑफिस में उसके साथ कुछ भी गलत होता है, कुछ भी उसका यौन उत्पीड़न शोषण होता है, तो मालिक को नियोक्ता जो कि नियुक्त किया है, जो उसको रखा है, मालिक है, उसको पकड़ लेंगे। वो अपराधी माना जाएगा कि भाई उसकी ये माना जाएगा कि उसके संरक्षण में ये सब हो रहा है ना? तो नियोक्ता को जिम्मेदार ठहराया जाएगा, इसलिए ध्यान रखिए। तो यौन उत्पीड़न रोकने के लिए जिम्मेदारी किसको दी गई? नियोक्ता को दी गई है। फिर अगला है कि संगठित क्षेत्र में आंतरिक आंतरिक समिति और असंगठित क्षेत्र में स्थानीय समिति का। अब मान लीजिए संगठित क्षेत्र है, जैसे कि मान लीजिए कि रेलवे हो गया, कोई सरकार का कोई डिपार्टमेंट हो गया, इतने सारे विभाग है सरकार के। अब मान लीजिए कि वहाँ महिला के खिलाफ अगर यौन उत्पीड़न हो रहा है, वो भी तो कार्यस्थल है ना, तो वहाँ कैसे होगा? तो हर विभाग में एक आंतरिक समिति बनाई जाएगी कि मान लीजिए कि महिला को लग रहा है कि भाई उसके खिलाफ यौन उत्पीड़न हो रहा है, उसको शिकायत करनी है, तो वो जाए आंतरिक आंतरिक समिति से शिकायत करे, उसका नाम भी गोपनीय रखा जाएगा और जो कर रहा है, जो अपराधी है, उसके खिलाफ एक्शन हो जाएगा। ठीक है? और अगर ये तो संगठित क्षेत्र है, मान लीजिए यहाँ पे, और अगर असंगठित क्षेत्र है, तो असंगठित क्षेत्र स्थानीय स्तर पर कि मतलब वार्ड लेवल पे, जिला लेवल पे हमने एक महिला महिला संरक्षण के लिए एक समिति बना दी कि कहीं भी कोई अगर प्राइवेट नौकरी भी कर रहा है, कोई ऑफिस में कर रहा है, तो वो जाए, अपनी वहाँ शिकायत दर्ज कराए, अगले दिन उसके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी, उसके नियोक्ता को पकड़ लेंगे, जो अपराध कर रहा है उसको पकड़ लेंगे। तो ये जो प्रावधान किया गया है कि संगठित क्षेत्र में आंतरिक समिति बनाई जाएगी, असंगठित क्षेत्र में स्थानीय समिति बनाएगी। उसके बाद है कि शिकायत अगर करेंगे तो 90 दिन, ये 90 है दोस्तों, कि शिकायत की 90 दिन के भीतर जाँच का प्रावधान है कि पता चला अब शिकायत कर दी, अब कोई काम ही नहीं हो रहा है, तो ये नहीं, 90 दिन के भीतर जाँच होना है कि, तो ये अच्छा प्रावधान है, 90 दिन। उसके बाद है नियोक्ता पर 50,000 तक का जुर्माना लगाया गया है। उसके बाद है कानून के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी राज्य सरकार को दिया। अब देखिए ये कानून बनाया केंद्र सरकार ने, ठीक है ना? तो इसके क्रियान्वयन का अधिकार आपके केंद्र तो जा करके देखेगी नहीं कि एक छोटे से ऑफिस में क्या हो रहा है, तो राज्य सरकार को ये जिम्मेदारी की दी गई है कि राज्य सरकार मतलब पुलिस से जो है वो इसका क्रियान्वयन करवाए और सही तरीके से लोगों को कार्यस्थल पर संरक्षण मुहैया कराए। चलिए, तो ये 3 अधिनियम थे जिसको हम डिटेल पढ़े। अभी जो ये है बाल विवाह रोकथाम अधिनियम, ये अभी करंट का टॉपिक है। इसमें क्या है कि अभी तो ये विधेयक ही है, कानून नहीं बन पाया। इसमें ये माना गया कि जैसे पहले क्या था, बाल विवाह को रोकने के लिए सरकार ने बाल विवाह निवारण अधिनियम बनाया था, जिसमें कि महिला को 18 वर्ष की आयु और पुरुष की 21 वर्ष की आयु रखी गई थी। कि महिला 18 वर्ष से पहले विवाह नहीं कर सकता, अपराध माना जाएगा, पुरुष 21 वर्ष। लेकिन अब ये माना जा रहा है कि जब भाई महिला पुरुष बराबर है, तो फिर ये अंतर क्यों कि महिला 18 वर्ष, पुरुष आप दोनों को एक साथ करिए। तो अभी ये चर्चा का विषय बना हुआ है कि महिलाओं की भी विवाह की उम्र 21 कर दी जाए, ताकि महिला और पुरुष, या फिर महिला के विवाह की 21 उम्र कर दीजिए, या फिर पुरुष की ही आप 18 वर्ष कर दीजिए। क्योंकि जो अंतर है ना 18 और 21 का, ये पितृसत्तात्मक समाज को दर्शाता है कि नहीं, महिला की उम्र कम ही होनी चाहिए ताकि वो महिला के अधीन ही रहेगा। तो ये जो एक विचार पनप रहा है ना पितृसत्तात्मक, तो उसको रोकने के लिए ये अभी चर्चा का बना हुआ है। तो इसमें या तो महिला की उम्र को बढ़ाने की बात की जा रही है, या पुरुष की उम्र को भी घटा करके 21 करने की बात की जा रही है। तो चलिए दोस्तों, हमारा जो टॉपिक था, हमने जो यहाँ पे बनाया हुआ था कि हमने क्या-क्या किया था, कि हमने जो महिला टॉपिक था उसमें पहले हमने महिला से जुड़ी समस्या की कल वाले टॉपिक में, फिर कारण जाना, अब संवैधानिक जितने भी महिला समस्या के समाधान के लिए प्रयास किया गया था। तो जो आपका पहला प्रयास था, इस प्रयास में मैंने आपको बताया था कि संवैधानिक एवं कानूनी प्रयास, तो संवैधानिक प्रयास भी मैंने आपको बताए थे कौन-कौन से प्रावधान जोड़े गए हैं, और ये पूरे और कई सारे आपके हमने कानून बताए थे, इतने सारे कानून, और ये वाले पूरे कानून बताए। इसमें से हमने 3 को डिटेल स्टडी, अगला जो हमारा
प्रयास है वो है प्रमुख आयोग एवं समिति की। कौन-कौन से आयोग और समितियों का गठन किया गया? आपने भैया कानून तो बना दिया, अब कानून बनाने बस से तो काम नहीं चलेगा, उनके लिए आपको कुछ आयोग समितियों का भी गठन करना पड़ेगा। तो ये जो आपके आयोग और समितियों का गठन है, उसके बारे में अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो देखिए कौन-कौन से आयोग और समितियाँ बनाई गई महिलाओं के संरक्षण के लिए, ठीक है? तो देखिए पहला बनाया गया आपका केंद्रीय सामाजिक कल्याण बोर्ड, इसका गठन किया गया था दोस्तों 1953 में। बहुत पहले किया गया था, आज़ादी के जस्ट बाद ही 3-4 साल बाद। तो ये था आपका केंद्रीय सामाजिक कल्याण बोर्ड, अभी हम इसको डिटेल पढ़ेंगे। तो पहला जो आयोग बनाया गया था, एक समिति या बोर्ड जो भी कह दीजिए, स्टेप लिया गया था, वो था केंद्रीय सामाजिक कल्याण बोर्ड 1953। उसके बाद आया का आपका राष्ट्रीय महिला आयोग। देखिए राष्ट्रीय महिला आयोग जो था, ये राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम बनाया गया था। उस अधिनियम के तहत 1992 का अधिनियम, तो उस अधिनियम के तहत ये राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन 1992 में किया गया। ठीक है, इसको भी हम डिटेल करेंगे। उसके बाद है राष्ट्रीय महिला कोष 1993 में। ये उस समय जब 1993 में जो आपका मानव संसाधन मंत्रालय था, उसने महिलाओं के लोन देने के लिए, महिलाओं को आर्थिक रूप से सुविधा देने के लिए, आर्थिक सुविधा देने के लिए ये कोष का गठन किया गया था, ताकि उनको लोन दिया जा सके। एक ये मतलब कि वित्तीय कोष था, पैसा इकट्ठा करके ताकि लोन मुहैया करा। फिर उसके बाद है जेएस वर्मा कमेटी 2013। जेएस वर्मा कमेटी, इसको हम आगे डिटेल पढ़ेंगे जेएस वर्मा। तो जेएस वर्मा कमेटी ने बताया था कि वर्तमान में महिलाओं की क्या स्थिति है, या इतने साल हो गए थे भाई, आपने इतने सारे कानून बना दिए आज़ादी के बाद से। तो फिर एक बाद में कमेटी बनाई गई थी कि जो भी कानून बनाया गया उसका क्रियान्वयन किस तरह से हो रहा है, या अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कौन-कौन स्टेप लेने की ज़रूरत है। तो ये हमने जेएस वर्मा कमेटी 2013 में उसके। फिर है तेजाब हमला पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर। अब देखिए क्या होता है कि ये तेजाब हमला वाली जो स्थिति है, ये आपने एक तो मूवी भी आई थी दीपिका पादुकोण वाली, वो आपने देखा होगा। ये तेजाब हमले को लेकर के बड़ी ये प्रेम विवाह वाले ज़्यादातर मामले में, या फिर महिलाओं के खिलाफ अपने दुश्मनी के भाव से उन पर क्या उनके चेहरे पर तेजाब डाल दिया जाता था, तो उनका पूरा चेहरा जल जाता था, वो सामाजिक प्रतिष्ठा या उनका विवाह आदि नहीं हो पाता, सामाजिक प्रतिष्ठा की हानि होती। तो इस पर रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि पहले इसको रोकने के लिए अभी तक कोई कानून नहीं थे, सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार इसमें अपनी गाइडलाइन जारी की, निर्देश जारी किए कि नहीं भाई, ये तो आप किसी भी महिला के ऊपर तेजाब फेंक दे तो उसका तो पूरा जिंदगी ही खराब होगी। तो इस तरह को रोकने के लिए और इसके खिलाफ कड़ा एक्शन लेने के लिए उसने केंद्र सरकार को निर्देश दिए, तो उसके बाद फिर कानून बना है। तो जो जो भी इसके प्रावधान सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए थे, तो उसको हम आगे डिटेल करेंगे। तो चलिए पहला हम पढ़ेंगे कि केंद्रीय सामाजिक कल्याण बोर्ड क्या कहता है। तो ये हमारा प्रमुख, अब हमने इसके पहले क्या पढ़ा, प्रमुख संवैधानिक एवं कानूनी प्रयास पढ़ा। ये क्या है, आयोग एवं समितियों के द्वारा कौन कौन से प्रयास किए गए। तो देखिए पहला क्या है कि केंद्रीय सामाजिक कल्याण बोर्ड 1953, ये क्या कहता है, ये कहता है इसका उद्देश्य क्या है कि समाज में महिलाओं के कल्याण, विकास और सशक्तिकरण, मतलब समाज में महिलाओं का कल्याण हो, कल्याण मतलब उनका उत्थान हो सके, विकास करे मतलब उनको अवसर प्रदान की जाए, और सशक्तिकरण मतलब कॉन्फिडेंट फील हो, ठीक है ना, के लिए गैर सरकारी संगठन मतलब एनजीओ और स्वैच्छिक संगठन, स्वैच्छिक वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन जो कि करना चाहते हैं काम, के साथ भागीदारी सुनिश्चित करना, और इस कार्य के लिए ऐसे संगठनों को बढ़ावा देना। देखिए अब स्वाभाविक सी बात है कि महिलाओं के प्रति जो अपराध हो रहे हैं, हिंसा हो रही है, ये बहुत छोटी समस्या नहीं है। ये आप समझिए कि शहरों-शहरों के गाँवों तक फैला हुआ, अंतिम छोर तक महिलाओं के प्रति अपराध हुए जा रहा है। तो ये सिर्फ़ सिर्फ़ सरकारी प्रयास से संभव नहीं है कि अब एक गाँव में सरकार बैठी है, पार्लियामेंट में, विधानमंडल में बैठी है, जिले में सरकार बैठी है। अब किसी गाँव में कोई एक महिला के खिलाफ हो रहे हैं, तो वो तो नहीं आ पाएगी ना कि अब सरकार के प्रयास है, उसको आने ही नहीं देंगे। तो इसके लिए हमने ना एनजीओ का या वॉलंटरी ऑर्गेनाइज़ेशन का सहारा लिया कि नहीं भई आप गाँव-गाँव में जाइए, जागरूकता फैलाइए, महिलाओं से बात कीजिए कि उनके खिलाफ उनको उनके अधिकारों के बारे में बताइए। तो इसके लिए सबसे पहले ये सामाजिक कल्याण बोर्ड पूरा बनाया गया था, और उन्होंने ना कई सारे एनजीओ का स्थापना करवाई, कई वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना करवाई इस क्षेत्र में काम करने के लिए, उनको बढ़ावा देने के लिए, उनको लाभ देने के लिए। तो ये आपका पहला स्टेप था। दूसरा स्टेप आपका कि राष्ट्रीय महिला आयोग 1992। अब क्या हुआ कि भैया आपने, चलिए ठीक है, महिलाओं के खिलाफ हिंसा रोकने के लिए आपने ठीक एनजीओ बना दी, कानून बना दिए, लेकिन भैया अब मान लीजिए कि वर्तमान ज़रूरत के हिसाब से अगर कोई उनको ज़रूरत है, या किसी कानून में कोई परिवर्तन है, कुछ भी महिलाओं के खिलाफ कुछ सुझाव देना है, तो इसके लिए क्या, तो इसके लिए फिर महिला आयोग का गठन किया गया था। ये एक स्थायी बॉडी है, कानून के तहत होता है महिला आयोग का गठन। महिला अधिनियम ही 1992 को, तो वो उसका काम निर्धारित किया गया कि आप समय, अब क्या-क्या उद्देश्य उसके वजह से। तो पहला है कि महिलाओं के रक्षोपाय और उसके क्रियान्वयन का मूल्यांकन करना, कि भाई महिला के खिलाफ जितने भी आपने रक्षोपाय, इतने सारे कानून बना दिए, तो उसका क्रियान्वयन सही तरीके से हो पा रहा है कि सिर्फ़ वो कागज़ों में कानून बन के कर रही हैं।
कानून बस है, तो उसका मूल्यांकन करना। एक दूसरा है इनके सही रूप से क्रियान्वित करने हेतु सुझाव देना कि भाई अगर मान लीजिए कि कानून का लाभ समाज को नहीं मिल रहा है, महिलाओं को नहीं मिल रहा है, तो आप सुझाव दे सकते हैं कि आप क्या-क्या उसमें परिवर्तन करें, या कोई भी जिस तरह का परिवर्तन है वो उसके लिए सुझाव देना ही महिला को काम। उसके बाद है महिलाओं से संबंधित शिकायतों का निवारण। अब भाई महिला मान लीजिए शिकायत कर रही, कोई महिला शिकायत करती तो शिकायत का निवारण हो, तो इसके लिए भी आपका महिला आयोग। उसके बाद है महिलाओं के साथ भेदभाव। महिलाओं के साथ भेदभाव, जातीय अत्याचार की जांच करना, उन्मूलन करना और महिलाओं को सामाजिक आर्थिक उत्थान हेतु उपाय सुझाना। तो सही है, महिलाओं को भेदभाव उसका जांच करना, कोई जाति हो रहा है भेदभाव हो रहा है तो उसकी जांच भी कर सकती है, और उसके सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए उपाय भी, ये हमने महिला आयोग का काम सौंपा है। उसके बाद अगला है आपका आयोग में, अब देखिए ये है सुप्रीम कोर्ट ने भैया तेजाब हमला वाले को, हमलावर जो है तेजाब फेंक देते हैं महिलाओं के ऊपर, उसके लिए क्या क्या सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए। तो पहला कि भाई संसद को बोला कि भाई वो कानून का निर्माण करे। आप तेजाब फेंक देते, ये कोई छोटी मोटी घटना थोड़ी ना है। तो इसके लिए संसद को बोला पहले कानून के, कोई कानून नहीं तो संसद को कानून निर्माण का आदेश दे। उसके बाद है तेजाब बिक्री पर रोक लगा। भाई अगर तेजाब ही नहीं मिलेगा तो क्या फेंकेंगे तेजाब। तो अब तेजाब क्या है ना, ये बड़ा घातक रसायन होता है, बहुत केमिकल, बहुत हार्ड केमिकल होता है। तो ये चेहरे में जाता है तो जला देता है। तो इसके बिक्री पर, क्योंकि इसकी बिक्री अब आम आदमी को तो कोई जरूर इलेक्ट्रॉनिकली या कोई वैज्ञानिक कामों में ही इसका यूज होता है, तो इसके बिक्री पर रोक लगाएगा। उसके बाद है पीड़िता को 3 लाख रुपए की तुरंत वित्तीय सहायता की। कोई पीड़िता है तो उसको 3 लाख रुपए का वित्तीय सहायता दीजिए उसके इलाज से संबंधित कार्य के लिए। उसके बाद है नीतिगत प्रयास। तो दोस्तों नीतिगत प्रयास को हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद। व्यक्तिगत प्रयास को पढ़ने के लिए आप सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सरकार ने समय समय पर महिलाओं के लिए कई सारी नीतियों का गठन किया। जैसे महिला कल्याण नीति, सबसे पहले जो सरकार ने बनाया था महिला कल्याण नीति। उसके बाद एकीकृत नीति। फिर तीसरे नंबर पे है महिला सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय नीति 2016 में गठित की गई, और राष्ट्रीय महिला नीति 2016। तो देखिए हमें महिला कल्याण नीति और एकीकृत नीति ये हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, डिटेल नहीं करेंगे क्योंकि ये पुरानी है। अभी जो पूछ सकता है आपके एग्जाम में, जो अभी अभी ये है महिला सशक्तिकरण, मतलब महिलाओं को सशक्त करने के लिए कौन कौन सी नीति बनाई गई, और आगे के जितने भी कार्यक्रम योजनाओं को बनाया जाना तो उसको किस नीति के तहत बनाया जाना था, तो वो था राष्ट्रीय महिला नीति 2016। तो चलिए हम शुरू करते हैं। अगला जो हमारी नीति है वो है महिला सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय नीति 2016। तो देखिए महिला सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय नीति 2016 ये मुख्य रूप से 2 प्रावधान करता है महिलाओं के लिए। पहला कौन सा, कि महिलाओं के विकास हेतु अनुकूल वातावरण तैयार करना, क्योंकि आपको मालूम है कि महिलाओं की निम्न स्थिति रही है। उनको समान अवसर नहीं दिया जा रहा था, उनको आर्थिक क्रिया करने के लिए घर से बाहर निकलने की छूट नहीं थी, समाज में उनकी स्थिति बहुत कम थी, उन्हें अपनी बात रखने के लिए मौका नहीं दिया जाता था। तो उनके विकास के, महिलाओं के विकास हेतु अनुकूल वातावरण तैयार करना, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र द्वारा और जॉब के क्षेत्र में हो, आर्थिक गतिविधियों किसी भी क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में मतलब महिलाओं के विकास के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करना। उसके बाद है महिला सशक्तिकरण के लिए सभी क्षेत्रों में समान अवसर उपलब्ध है। सभी क्षेत्रों की बात करता है ये, ठीक है ना। तो चाहे शिक्षा का, आर्थिक हो, जर्नलिज्म हो, उसके अलावा आपका जॉब का क्षेत्र हो, न्याय का क्षेत्र हो, कोई भी मतलब कि जो समाज का पहलू है, हर क्षेत्र में महिलाओं के लिए मतलब कि समान अवसर आरक्षण संबंधी प्रावधान या फिर प्राथमिकता संबंधी प्रावधान, योजनागत प्रावधान, हर क्षेत्र में महिलाओं को समान समान अवसर उपलब्ध कराना था। ये था आपका महिला सशक्तिकरण नीति 2016 का उद्देश्य। अगला जो हम डिटेल करेंगे वो है हमारी राष्ट्रीय महिला नीति। ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, क्योंकि इसी के अंतर्गत आगे के जितने भी कार्यक्रम बनाए जाते हैं इस सब का जो मतलब कि मुख्य आधार है वो है आपका राष्ट्रीय महिला नीति 2016। अब देखिए राष्ट्रीय महिला नीति 2016 बहुत सारे प्रावधान करता है। इवन आप ये समझिए कि महिलाओं से जुड़े जितने भी क्षेत्र हैं, हर क्षेत्र में वो सुधार की बात करता है। तो देखिए कौन कौन से क्षेत्र है जिसमें सुधार की बात करता है। पहला है आपका खाद्य सुरक्षा एवं पोषण सहित स्वास्थ्य पर बल। तो पहला तो है कि महिला स्वास्थ्य। आपको मालूम है कि महिला का स्वास्थ्य बहुत महत्वपूर्ण है। आपको खाद्य सुरक्षा, महिलाओं के जैसे घर में उनकी आर्थिक भागीदारी ना होने के कारण और घर का जो भार है वो महिलाओं के ऊपर आने के कारण वो अपने स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दे पाती हैं। तो जो खाद्य सुरक्षा वाला मामला है
कि भाई उनको बराबर रूप से खाद्य उपलब्ध हो सके, उनके आय के अनुरूप हो सके वो, और है पोषण सही। तो सरकार कई सारे, आपको मालूम है कि कितने सारे आपका जैसे लाडली बहना योजना हो गया, कई सारी योजना, जननी सुरक्षा योजना हो गया, कई सारी योजनाएं हैं जो सरकार इस प्रावधान का आधार बना करके चलाती है। दूसरा है शिक्षा के सभी स्तरों पर बेहतर पहुंच। तो आपको मालूम है कि महिला शिक्षा आज की भी स्थिति में आप देखेंगे तो गांव के क्षेत्रों में तो महिलाओं की शिक्षा के क्षेत्र में बहुत कम भागीदारी, बहुत कम उनका अनुपात है। अधिकतर तो गांवों में तो पढ़ने भी नहीं दिया जाता, या पढ़ती हैं तो उच्च शिक्षा में तो उनका जो भागीदारी है बहुत कम है। तो शिक्षा के सभी क्षेत्र में उनका बेहतर पहुंच। उसके बाद है शिक्षा में लैंगिक अंतर को कम करना। सही है जी, जेंडर इक्वलिटी की बात करता है। जेंडर इक्वलिटी का मतलब है कि महिलाओं को भी शिक्षा के लिए बराबर अवसर दिया जाए। उच्च शिक्षा, जैसे आपको मालूम है तकनीक के क्षेत्र में, आर्ट में है उनकी बराबर। उसके बाद है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, इन इन क्षेत्र में, डॉक्टर के क्षेत्र में महिलाओं की बहुत कम हिस्सेदारी। उसका कारण कहीं ना कहीं जेंडर इनइक्वलिटी है। उनको वहां पे उनको सुविधाएं नहीं मिल पाती, या फिर जो जिस सराउंडिंग, जिस परिवेश में वो होती हैं, वो परिवेश उनके अनुकूल नहीं बन पाता है। तो लैंगिक अंतर को कम करना शिक्षा के क्षेत्र। उसके बाद है लैंगिक आधार पर गरीबी का आकलन। इस संदर्भ में आर्थिक सशक्तिकरण। अब देखिए, लैंगिक आधार पर गरीबी का आकलन का मतलब है कि आपको मालूम है महिला है, तो महिला, ये समझा जाता है कि भाई महिला अभी आर्थिक रूप से सशक्त नहीं बन पाई है, तो उनका आकलन भाई निम्न तक किया जाता है कि अरे उनके पास पैसे नहीं होंगे। तो ये सब के लिए सरकार, हालांकि इसको उठाने के लिए सरकार कई सारी योजनाएं चलाती है, ठीक है। तो उनका आर्थिक सशक्तिकरण आपको करना पड़ेगा। उसके बाद है महिलाओं के शासन एवं निर्णय क्षमता पर का विकास तथा इनकी भागीदारी सुनिश्चित करना। अब आपको मालूम है कि शासन शासन का जितना भी कार्यक्रम है उसमें महिलाओं की जो भागीदारी है वो कम रही है। तो इसके लिए सरकार ने भाई आरक्षण व्यवस्था कर दी कि ठीक है, महिलाओं को आरक्षण दे देते तो महिलाएं का अनुपात तो बढ़ता जाएगा। लेकिन निर्णय क्षमता, सरकार में निर्णय क्षमता में आप देखिए, देश की राष्ट्रपति भी जो है महोदया, वो भी महिला है। तो निर्णय क्षमता में उनकी भूमिका बन सकती है। उसके बाद परिवार में भी आप देखेंगे तो उनकी जो निर्णय भूमिका है वो लगभग कमी होती है। जो घर के महत्वपूर्ण निर्णय होते हैं उनमें ये देखने को नहीं मिलता, उनकी भूमिका देखने को नहीं मिलता। उसके बाद है हिंसा रोकने पर बल। हिंसा तो मान लीजिए कि महिलाओं के साथ होने वाला सबसे गंभीर अपराध है। हिंसा किसी भी, चाहे शारीरिक हिंसा हो, मानसिक हिंसा हो, आर्थिक हिंसा हो, मतलब हर चीज में महिलाओं के साथ ये तो अक्सर होता देखा गया। उसके बाद है पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में महिलाओं की समस्या दूर करने पर बल। अब मालूम है पर्यावरण बदल रहा है, जलवायु आपका ग्लोबल वार्मिंग, आर्थिक उद्योगीकरण के कारण हो रहा है, तो हम उनकी भूमिका बढ़ाएंगे तो उन वो पर्यावरण संबंधित कई सारे एनजीओ के माध्यम से वृक्षारोपण जैसे कार्यक्रम और कई सारे कार्यक्रम चलाए जाते हैं, तो उनकी भूमिका उसमें देनी है। उसके बाद है विधवा, तलाकशुदा, अविवाहिता जैसे महिला हेतु सामाजिक संगठनों का विकास। अब देखिए, आपको मालूम है कि चलिए फिर भी आपके जो विवाहित महिलाएं हैं उनकी स्थिति तो उतनी अच्छी नहीं होती, पर भी बेहतर, अपेक्षाकृत बेहतर होती है जो कि विधवा या तलाकशुदा है, या जो अविवाहित महिला। अब विधवा हो जाती है तो एक तो उनको सामाजिक सुरक्षा कम हो जाती है, दूसरा उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त होना ही पड़ता है क्योंकि अपना खर्च उठाने के लिए, तो विधवा है। और तलाकशुदा मामले, तलाकशुदा वाली जितने अगर उनका केस चल रहा है तो उसके लिए भी उनको पैसे चाहिए, अपना जीवन यापन के लिए भी पैसा। या अविवाहित, तो ये है कि इन जैसे महिला जो कि निम्न स्थिति में है, विधवा, तलाकशुदा है, उनके लिए सामाजिक तंत्र का निर्माण करें। भाई हम एनजीओ बनाए, सरकार अपनी योजनाएं चलाए ताकि उनको हम बेहतरी का प्रयास कर सके, उनको एक हम बेहतर सुविधा जीवन दे सके। तो ये हो गया आपका अगला प्रश्न। उसके बाद है महिलाओं की उद्यमशीलता संवर्धन हेतु प्रयास। अब देखिए, महिलाओं, आपको मालूम है कि अभी भी लगभग 30% जनसंख्या है देश की जो महिला उद्यम के क्षेत्र में है। तो भाई आपको महिलाओं को उद्यम में जनसंख्या बढ़ानी पड़ेगी। बढ़ाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उनको आर्थिक अवसर उपलब्ध कराना पड़ेगा। उसके साथ ही जिस परिवेश, जिस आर्थिक परिवेश में वो काम करती है वो उनके अनुकूल होना चाहिए, सुरक्षित होना चाहिए। जो इसलिए महिलाओं के उद्यमशीलता संवर्धन हेतु प्रयास करने की जरूरत है। उसके बाद है एआरटी, असिस्टेंट रिप्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, तकनीक का अपनाने हेतु महिलाओं के अधिकार सुरक्षा। अब ये क्या होता है कि जैसे मान लीजिए महिलाएं गर्भवती है, तो गर्भवती ऐसी तकनीक होती है जो उनके अधिकारों की सुरक्षा होती है, क्योंकि गर्भवती महिलाएं, आपको मालूम है, थोड़ा
शारीरिक रूप से सशक्त नहीं होती हैं, वो आर्थिक क्रिया करती हैं, तो वो भी बंद हो जाता है। उनका पोषण पे आपको ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। तो इस तकनीक के माध्यम से कई सारी और भी तकनीकें हैं, जिनके माध्यम से हम उनके अधिकारों की सुरक्षा कर सकते हैं, उनके शोषण को रोक सकते हैं। चलिए, तो ये थी हमारी नीतिगत प्रयास। हमने अभी तक आपके इसके पहले हमने संवैधानिक वैधानिक प्रयास देख लिया था, फिर हमने योजना और समितियाँ देख लिया था। ये हमारी नीतिगत प्रयास थी कि कौन-कौन सी नीतियाँ हैं वर्तमान की जिस पर सरकार अपने कार्यक्रम योजना चलाती है। तो अब नीतिगत प्रयास के बाद हम देखेंगे योजनागत प्रयास कि अब सरकार कौन-कौन सी योजनाएँ उनके बेहतरी के लिए चला रही है, जो अभी भी चल रही है, ठीक है ना? तो पहला है आपका स्वाधार योजना 2001। तो देखिए स्वाधार योजना, देखिए आपकी परीक्षा के लिए जो अभी वर्तमान की करंट की न्यूज़ है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हालाँकि आपको नॉलेज तो होना ही चाहिए। तो देखिए स्वाधार योजना 2000 ये क्या था, उनके सामाजिक सशक्तिकरण के लिए चलाई गई थी कि उनके समाज में जो निम्न स्थिति हो उसमें उत्थान हो। उसके बाद स्वशक्ति योजना, उनके कौशल, आपको मालूम है कि महिलाएं कौशल के क्षेत्र में उनकी अच्छी भूमिका है। जैसे कि घर के मतलब खाना बनाने के क्षेत्र में या कढ़ाई बुनाई सिलाई के क्षेत्र में, पार्लर के क्षेत्र में, तो ये सब में उनकी क्या है ना विशेषज्ञता रहती है। तो इसको उनके कौशल विकास करने के लिए, उनको अवसर देने के लिए, उनको प्रशिक्षण देने के लिए सरकार ने ये स्वशक्ति योजना। फिर स्टेप प्रोग्राम, ये आर्थिक सशक्तिकरण को आर्थिक अवसर उपलब्ध कराने के लिए। उसके बाद है धन लक्ष्मी योजना 2008 में चलाई। ये कन्या भ्रूण हत्या को, देखिए कन्या भ्रूण हत्या का दो जो सबसे प्रमुख कारण है वो है, एक तो है आपका दहेज समस्या कि कन्या पैदा हो जाएगी तो उसके दहेज, क्योंकि कई परंपरागत समाज में दहेज के बिना महिलाओं का विवाह ही नहीं होता, और स्थिति तो इतनी हो जाती है कि दहेज की रकम बहुत ज्यादा होती है, उनके माता पिता देने में असमर्थ रहते हैं। दूसरा जो कारण है वो है पितृ सत्तात्मक समाज। जो परंपरागत समाज है उसमें महिलाओं को निम्न समझा करके ये समझा जाता है कि महिला अगर पैदा हो जाएगी उसका विवाह करना पड़ेगा तो उनकी सामाजिक स्थिति कम हो जाएगी। तो ये जो दो कारण है ये है कन्या भ्रूण हत्या को प्रोत्साहित करते हैं। तो इसको रोकने के लिए सरकार ने धन लक्ष्मी योजना 2008 चला। उसके बाद है राष्ट्रीय जननी सुरक्षा योजना 2011 में चलाई गई। ये गर्भवती महिलाओं को सुविधा देने के लिए थी। उसके बाद है पीएम गर्भावस्था सहायता योजना, और ये पहले चलाई गई थी, फिर इसे बाद में प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना 2017 में चलाई, उसमें मर्ज कर दिया गया। तो इसमें भी यही गर्भवती महिलाओं और उनके जो जच्चा बच्चा है उनके बच्चे को पोषण संबंधी सुविधा देने के लिए थी। उसके बाद है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 2015। तो देखिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना ये हालांकि बहुत हद तक सफल रही। इसमें इसके बाद महिलाओं का जो नामांकन अनुपात है उसमें वृद्धि हुई है, फिर भी अभी भी गांवों या कुछ पिछड़े क्षेत्र है जहाँ पे अभी बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ यानी उनका भ्रूण हत्या से रोको और उनको पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करो, ये इस योजना का मुख्य लक्ष्य रहा। उसके बाद है सुकन्या समृद्धि योजना। ये महिलाओं के लिए था, उनकी आर्थिक सशक्तिकरण के लिए था। फिर सशक्त न्याय योजना 2015, ये बलात्कार पीड़ित जितनी महिलाएं हैं उनको न्याय देने के लिए था, क्योंकि हमारे देश में न्याय तो बड़ा खर्चीला है आप जानती है। तो ये सशक्त न्याय योजना चलाई गई ताकि उनको कुछ राहत दी। फिर है पीएम उज्ज्वला योजना 2016। ये तो आपको मालूम है कि महिला जो घर में गांवों में है ज्यादातर जो चूल्हों में काम करती हैं उनका स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, आंख संबंधी समस्याएं और श्वास संबंधी समस्याएं देख ले तो उनके लिए गैस वितरण व्यवस्था इसमें की गई थी ताकि उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे। तो पीएम उज्ज्वला योजना ये तो बहुत हद तक सफल है। उसके बाद है पीएम सुरक्षित मातृत्व अभियान, ये 2016 में चलाया गया। उसके बाद है महिला ई हार्ट योजना। ये ई हार्ट है, महिला ई हार्ट। देखिए महिला ई हार्ट योजना का जो उद्देश्य था वो था कि महिलाएं जो अपना परंपरागत उनके अंदर कौशल है, तो अगर कोई वस्तु का वो निर्माण करती है तो उसको बेचने के लिए उनको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराना। मतलब कि महिला अपने कौशल प्रदर्शन या कौशल द्वारा उत्पादित वस्तुओं को बेचने के लिए उनको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराती, क्योंकि उनको बाजार सुविधा देना जरूरी है, तभी उनका व्यवसायीकरण हो पाएगा। तो महिलाओं को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में अपने वस्तु को बेचने के लिए ये महिला ई हाट योजना शुरू की है। उसके बाद है जेंडर बस्टिंग। देखिए जेंडर बस्टिंग जो है इसका कॉन्सेप्ट आया था 2005 में। अब जेंडर बस्टिंग के अंतर्गत ये कहा गया कि सरकार के जितने भी मंत्रालय, हर मंत्रालय यह प्रयास करेगा कि वो महिलाओं के लिए कुछ स्पेशल खर्च करे, मतलब महिलाओं के लिए वो विशेष प्रावधान करे, उसके लिए विशेष कार्यक्रम बनाए और विशेष खर्च करे। तो ये 2005 में आपका कॉन्सेप्ट आया था जेंडर बस्टिंग। तो हर मंत्रालय को ऐसा करना होता है, वो महिलाओं के लिए कुछ विशेष कार्यक्रम व्यवस्था चलाता था। तो ये था आपका योजनागत प्रयास। तो ये इसी के साथ हमारे जो महिला, देखिए आपका जो टॉपिक था वो दो भाग में था, महिला एवं महिला संगठन की भूमिका।